नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत सहायक संधि प्रणाली का आखिर क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव रहे और क्या नकारात्मक प्रभाव रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जानेंगे कि आखिर सहायक संधि प्रणाली का परिणाम क्या हुआ और इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में हम जान चुके हैं कि सहायक संधि प्रणाली क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अपने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहायक संधि प्रणाली के परिणाम और इसका मूल्यांकन क्या है, मतलब यह नीति किस प्रकार अमल में लाई गई और इसके क्या परिणाम निकले। परिणाम और इसके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से सहायक संधि प्रणाली के 2 स्वरूप नजर आते हैं। पहला स्वरूप जो ब्रिटिश कंपनी के लिए था, जो कि सकारात्मक था, लाभकारी था, और दूसरा स्वरूप जो कि भारतीय राज्यों के लिए था, जो कि नकारात्मक था और हानिकारक था। इस क्रम में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर सहायक संधि प्रणाली किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी के लिए लाभकारी हुई, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आप सभी यह जान लीजिए, इस प्रणाली के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों को निशस्त्र करते हुए एक दूसरे से अलग कर दिया। क्योंकि जैसा कि हमने जाना था कि इस प्रणाली के माध्यम से जो भी राज्य सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करता था, इसको अपनाता था, उसे अपनी विदेश नीति, सैन्य नीति ब्रिटिश कंपनी को सौंप देनी पड़ती थी। और जब सेना ही नहीं होगी, जब राज्य एक दूसरे की मदद ही नहीं कर पाएंगे, तो वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश को यह लाभ हुआ कि अब ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध कोई भी भारतीय राज्य एकजुट नहीं हो सकता था। हम कह सकते हैं कि सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों की एकता को तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ इस सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से जो भी राज्य ब्रिटिश कंपनी के साथ यह सहायक संधि प्रणाली करता था, उसे अपने राज्य में सेना रखने का अधिकार नहीं था। उस राज्य के लिए ब्रिटिश कंपनी सेना रखती थी, इसके बदले में वह राज्य ब्रिटिश कंपनी को धन देता था और इस सेना का प्रयोग ब्रिटिश कंपनी किस हिसाब से करेगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार सेना रखने वाले के पास था। मतलब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी तो इस सेना का प्रयोग उस राज्य के विरुद्ध भी कर सकती थी जिसके धन पर वह सेना तैयार की गई है। तो वहीं तीसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी ने अपने विरोधी कंपनियों को, जैसे कि मुख्य रूप से फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारतीय राज्यों से समाप्त कर दिया। क्योंकि सहायक संधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्लॉज था कि इस सहायक संधि प्रणाली को करने वाला कोई भी भारतीय राज्य ब्रिटिश कंपनी की अनुमति के बिना किसी की भी नियुक्ति अपने राज्य में नहीं कर सकता था। तो जाहिर सी बात है कि फ्रांसीसी ब्रिटिश के विरोधी थे, तो ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों का भारतीय राज्यों में प्रवेश निषेध हो गया। आगे हम बात करते हैं कि सहायक संधि प्रणाली को करने वाले राज्यों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की ही बिक्री बढ़ गई, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा जो माल बनाया जाता था उसको एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी ब्रिटिश कंपनी को ही लाभ हुआ। और साथ ही साथ अंत में इस पूरे का निष्कर्ष यह निकलता है कि हम देख सकते हैं कि इस सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति और साम्राज्यवादी सीमाओं का विस्तार हुआ। तो ये थी ब्रिटिश कंपनी की सहायक संधि प्रणाली, जो ब्रिटिश के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई। अगले चरण में हम बात करते हैं कि आखिर यह संधि भारतीय राज्यों के लिए कैसे हानिकारक हुई। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो इस संधि के माध्यम से अब भारतीय राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए थे। पहले वो जो कुछ भी कार्य थोड़ा बहुत प्रजा के डर से अपना उत्तरदायित्व मानकर करते थे, अब चूंकि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश कंपनी का संरक्षण प्राप्त था, तो ऐसी स्थिति में भारतीय राज्य के राजाओं की प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना भी समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में हम यह भी देख सकते हैं कि सहायक संधि प्रणाली करने वाले भारतीय राज्य, मतलब जो भी ऐसे राज्य थे जो सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करते थे, इसे अपनाते थे, वहाँ के शासक विलासी हो गए, आक्रमणी हो गए। मतलब उन्होंने भोग विलास की जीवनचर्या को अपना लिया और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश कंपनी उनका संरक्षण करने का दिखावा करने लगी। वह चाहती तो इन राज्यों के राजाओं को अपनी इशारों पर नचाती थी। तो ऐसी स्थिति में सहायक संधि प्रणाली करने वाले राज्य एक तरह से वहाँ के शासक विलासी, आक्रमण्य हो गए, उनकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी। इतना ही नहीं, सहायक संधि प्रणाली करने वाले राज्यों में अब हस्तशिल्प उद्योग का भी विनाश हो गया, क्योंकि ऐसे राज्यों में मुख्य रूप से ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं ही बेची जाती थी और ऐसी वस्तुएं फैक्ट्री में बनाई जाती थी, मशीनों से बनाई जाती थी, जो कि भारतीय हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनाई गई वस्तुओं का मुकाबला ना कर सकी। और दूसरी तरफ चूंकि इन हस्तशिल्प उद्योगों का संरक्षक वहाँ के राजाओं के द्वारा किया जाता था और वह राजा अब स्वयं कंपनी के अधीन था, तो ऐसी स्थिति में हस्तशिल्प उद्योग का भी पतन प्रारंभ हो गया। ना तो
उसका कोई अब बेचने वाला रह गया और ना ही उसके कोई खरीदार रह गए, क्योंकि इन हस्तशिल्प उद्योगों के मुख्य खरीदार भारतीय शासक ही हुआ करते थे। जब शासक ही विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो वैसी स्थिति में भारतीय उद्योगों का कहाँ बोलबाला रह जाएगा। और अंततः जब उद्योग ही नहीं रहेंगे तो किसी भी देश, किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यही हाल उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हुआ। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई, समाप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने जाना कि आखिर सहायक संधि प्रणाली, उसकी विशेषता और उन विशेषताओं के परिणाम और मूल्यांकन का भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।